Class, this is Vijay sir. Today we are going to start class 9 political science. The name of the chapter is constitutional design. As you are looking on the board, it is the constitutional design. अर्थात हमारे संविधान की संरचना. प्यारे बच्चों, as we are looking on the board, Indian Constitution was born through a partitions on the basis of religious differences. When the Constitution was being written, the features of the country did not look as secure as it does today. The makers of the constitutions had anxieties about the present and the futures of the country. अर्थात प्यारे बच्चों, हमारा देश जब आजाद हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब पावर शिफ्ट किया, उस वक्त जब हमें आजादी मिल रही थी, सबसे प्रोमिनेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस थी. और भी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी. जो आप लोगों ने कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ा है, कैबिनेट मिशन प्लान में पावर को ट्रांसफर करना था. अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पावर इंडियन गवर्नमेंट को देती, और ऐसा हुआ भी. डियर क्लास, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और कोई इलेक्शंस नहीं हुआ, एक गवर्नमेंट फॉर्म हो गया. फर्स्ट इलेक्शंस 1952 में पूरे इंडिया में शेड्यूल किया गया और इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हुआ. जब देश हमारा आजाद हुआ था और जब पावर शिफ्ट हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडिया गवर्नमेंट, उस समय एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था. और पूरे भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना, एक संविधान का निर्माण करना जिसके आधार पे पूरे देश को रूल किया जा सके. डियर क्लास, एज वी आर लुकिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर लुकिंग हियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय विच कंट्री इज गवर्न्ड. तो पूरे देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अनिवार्य है. तो इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री था और इसे भी एक संविधान चाहिए था. तो ये तय हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाए. जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, उस वक्त भारतवर्ष दो बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही थी. As we are looking on the board, the first major problem was the partitions. India was divided into two countries, Hindustan and Pakistan. And this division was on the basis of religious differences. धर्म के आधार पर हमारा देश बढ़ रहा था, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान. बच्चों, दूसरी समस्या थी प्रिंसली स्टेट. उस वक्त जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ था, लगभग 550 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे. प्रिंसली स्टेट
वो क्षेत्र भारत का जहां अभी भी राजा और रानी के द्वारा शासन किया जाता था। अब ये 550 से ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट है उसको भारत में कैसे मर्ज किया जाए और पूरे भारत वर्ष के लिए एक संविधान का कैसे निर्माण किया जाए, ये दो ऐसी विशाल समस्या थी। और सिचुएशन कैसा था कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अंडर कंट्रोल था। आई मीन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं था, क्योंकि पार्टीशन की वजह से एक बहुत बड़ा राइट्स जिसको दंगा कहते हैं धर्म के नाम पे हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग, चाहे वो हिंदू समुदाय के हो चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हो, उनकी जाने गई। तो ऐसे इवन सिचुएशन में जहां लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हाथ से निकला हुआ है, वैसी स्थिति में पूरे भारतवर्ष को एक फेडरल स्ट्रक्चर देना, फेडरल अर्थात संघ, उसको एक फेडरल स्ट्रक्चर देगा और दूसरा सारे प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके भारत को एक बनाना, इस सबसे बड़ी समस्या थी। प्यारे बच्चों, संविधान के निर्माण के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया। यस डियर क्लास, व्हाट आई वाज टेलिंग दैट to making the constitution was a great challenge for the national leaders that times due to the bad situation. Already we have discussed about the situation. As we are looking on the board, the drafting of the documents called constitutions was done by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly. The Constituent Assembly had 299 members and the Assembly adopted the constitutions of 26 November 1949 and finally Constitution was implemented on 26 January 1950. डियर क्लास, संविधान को निर्माण करने के लिए एक असेंबली फॉर्म किया गया जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, और इसके जो चेयरमैन थे, सारे बच्चे इस बात से अवेयर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. But here is some need to concentrate that the president or the chairman of the Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad, the first president of India. So no need to be confused, dear class. ऐसा नहीं कि आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख दोगे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसके टोटल 299 मेंबर्स था। और इस मेंबर ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया। संविधान जब बना तो 26 जनवरी 1949 ये इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया। इट इज कॉल्ड द इनेक्टमेंट डे। इट इज कॉल्ड इनेक्टमेंट डे। अंगीकृत किया गया, संविधान बना और हमने उसे अपना लिया। सो दिस डे 26 नवंबर 1949 इज द डे ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Already I have told you that the 26th
26th November is the day of enactment of the Constitution, and 26th January 1950 the Constitution came into effect. In short, we are looking at the Constitution implemented from 26th January 1950 onwards. Dear class, there is a story, small story, why this date enacted to implement the Indian Constitution. The story is related to the freedom struggle. This is the story of 1929 when Congress session was held in Lahore under the presidency of Pandit Jawaharlal Nehru. In that Congress sessions, the prominent leaders, the national leaders of the Congress decided to celebrate Independence Day on 26th January 1930. And the day came, entire India started to celebrate the Independence Day. But British government brutally suppressed the movement of Indians. Lot of Indians were killed, lot of Indians were injured, and lot of Indians were sent to the jails. To remember this day, it was decided by the national leaders to implement Indian Constitution on 26 January 1950. So, there are two important dates for the Indian Constitution. One important date is 26 November 1949. This is the day of enactment. And other important date is 1950, 26 January 1950. On this date, the Constitution implemented. So, dear student, you need to be careful the two particular words, enactment day and implemented day. In so many competitive exams, you will be asked. That time you need to be clear. तो हम लोग ने यहाँ ये समझा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. Dear class, now as you are looking on the board, our Constitution began with short statement of its basic value. Short statement of its basic value. And this short statement of basic value is called preamble of the Constitution. Preamble in Hindi we can say that Uddeshika. Why we form the Constitutions? It is cleared by the preambles. Preamble is written by Pandit Jawaharlal Nehru, and this is not part of the Constitution. Preamble is not part of the Constitution. Dear class, be clear that preamble is not part of the Constitution. Right now, there are 22 parts of Indian Constitution. In first part, India is a state, its boundary to the other country, its all details are the part of Indian Constitution in first part. In second part, we are looking at all the things related to the citizenship. It is given there. अर्थात दूसरे हिस्से में संविधान के दूसरे
नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। किस आधार पे आपको नागरिकता भारत की मिल सकती है और किस आधार पे भारत की नागरिकता आपकी जा सकती है, इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। If we are talking about the third part of the Indian Constitution, it is the fundamental rights, मौलिक अधिकार। प्यारे बच्चों, जिस वक्त संविधान बना था उस वक्त 7 मौलिक अधिकार थे हमारे। That time there was 7 fundamental rights, but right now we have only 6 fundamental rights. Right to property also the fundamental rights, but after the implementation of the constitution, the expert seen that it was very hard work to implement the right to property. So right to property from the fundamental right, it was taken and situated to the civil law. Dear class, civil law, right to property is not civil law. Right to property is not a part of the fundamental rights. Right now, we have only 6 fundamental rights. The 4th part of fundamental right is the directive principle of state policies. In Hindi, we can say that राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस भाग में राज्य का क्या कर्तव्य है या राष्ट्र का क्या कर्तव्य है और एक नागरिक का क्या कर्तव्य है अपने देश के प्रति, इन सारे चीजों का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। और ये क्लास 5 पार्ट से लेकर के 22 पार्ट तक सारे एजुकेटिव्स, चाहे वो परमानेंट एजुकेटिव्स हो या पॉलिटिकल एजुकेटिव्स हो, सबके पावर्स, फंक्शंस दिया हुआ है। इट इज फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द मुखिया ऑफ द विलेज। सो entire constitution took 2 years, 11 months, 18 days to form. भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा। As you are looking at preamble, preamble में 5 वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के प्रियम्बल में 5 शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये 5 शब्द है सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक्स। डियर क्लास, ये 5 शब्द सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, ये सब अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब भी भारत की जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है जो पूरे देश को चलाता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एजुकेटिव हो या जुडिशरी हो, जब भी इस तीनों को अपने कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है तो प्रियम्बल में इस्तेमाल किया गया ये 5 वर्ड सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक बहुत हद तक फायदा पहुंचाता है। चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो, उसको डिसीजन लेने में दिक्कत हो, चाहे एजुकेटिव सिस्टम हो, उसको डिसीजन लेने में दिक्कत हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव सिस्टम हो, उसको अगर निर्णय लेने में या कानून बनाने में या कानून हटाने में या कानून में सुधार लाने में दिक्कत आती है तो प्रियम्बल को रीड करता है। तो हम कह सकते हैं प्रियम्बल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 5 शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यही एक सारांश है इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर पता चलता है, तो कितने
स्वरूप कैसा है। सवर्जिन अर्थात संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी नीति के निर्णय के लिए स्वतंत्र हो, ऐसे देश को हम लोग सवर्जिन स्टेट कहते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा शब्द जो प्रियम्बल में इस्तेमाल हुआ है वो है सेकुलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष। हमारा भारत वर्ष में बहुत सारी डाइवर्सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यहां धर्म के आधार पे कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। सरकार की निगाहों में, सरकार की नजरों में सभी धर्म एक समान है। ऐसे विचारधाराओं को हम लोग सेकुलर कहते हैं। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। स्टेट कैन नॉट एडवोकेट एनी पार्टिकुलर रिलीजन। डियर क्लास, थर्ड वर्ड की बात करते हैं तो सोशलिस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करता है। सोशलिस्ट चाहता है कि जो भी इनकम हो देश का वो समान रूप से उस देश में रहने वाले लोगों को बटे। तो ऐसे थ्योरी को हम लोग सोशलिज्म कहते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स, नेशनल लीडर्स इंडिया को भी एक समाजवाद के रूप में देखा, एक सोशलिस्ट सोसाइटी के रूप में इंडिया को देखा। और इसका चौथा इंपॉर्टेंट शब्द जो है प्रियम्बल में रिपब्लिक अर्थात गणतंत्र। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र, मतलब हम अपने ही द्वारा रूल होते हैं। हम ऐसे लोगों को इलेक्शन के माध्यम में इलेक्ट करते हैं जो लोग हमको रूल करता है। में एमपी को इलेक्ट करते हैं, एमएलए के इलेक्शन में एमएलए को इलेक्ट करते हैं। एमएलए स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम लोग चुनते हैं, एमपी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम लोग चुनते हैं। और यही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए लॉ डेवलप करता है और उसी लॉ को हम लोग फॉलो करते हैं। इंटायर सिस्टम को हम लोग रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र। और लास्ट वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो है डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतंत्र। यह किसकी शासन है? जनता की शासन है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर अगर किसी के हाथ में है तो हाथ यहां के रहने वाले लोगों का है। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये चाहे तो सरकार को चलने ना दे, ये चाहे तो किसी की सरकार बना दे, ये चाहे तो क्रांति ला दे, ये चाहे तो पूरी सिस्टम को बदल सकता है। तो भारत में सबसे शक्तिशाली यहां का नागरिक है, इसलिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो प्यारे बच्चों, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट प्रियम्बल में जो 5 शब्द इस्तेमाल हुआ है, सवर्जिन, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, यही हमारे पूरे संविधान का स्वरूप है।